नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीपीएससी के आयोजन में नव चयनित अनुदेशकों को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों के नए अनुदेशक शामिल हुए और उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में सेवा देने के लिए शुभकामनाएं दी गई। अधिकारियों ने नए अनुदेशकों को कार्यभार संभालने और प्रदेश में शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। क्या कुछ सीएम की ओर से इस दौरान कहा गया, सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। आज से 8 वर्ष पहले आप में से ज्यादातर जो नवनियुक्त अनुदेशक हैं वे अपने पॉलिटेक्निक में या स्कूली जीवन में रहे होंगे और उस समय इस बात का अनुभव क्या होगा आप लोगों ने कभी कि उत्तर प्रदेश के साथ 2 बातें चस्पा थी। एक, उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने एक पहचान की संकट खड़ी होती थी। लोग हे दिस से देखते थे। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में एक हीन भावना पैदा होती थी। और दूसरा, हमारे ऊपर एक लेवल लगा दिया गया था कि ये बीमारू राज्य है, यानी देश के विकास का बैरियर है। आप में से जितने भी 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। किसी को पता ही भी नहीं रहा होगा कि उसका चयन होगा नहीं होगा। जिसने तैयारी की होगी उसका चयन हुआ है, जिसने नहीं की होगी तैयारी करेगा, फिर आने वाले समय में होगा। एक विश्वास मन में होना चाहिए और ऐसा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही लोग काम करें। अब तो नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जो माहौल पैदा किया गया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल पैदा किया, दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया। क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? वे कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि करते कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो। क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है। वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता है। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी।
आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। राजस्व परिषद में प्रस्ताव तैयार हुआ है। विवाहित पुत्री को कृषि भूमि में हिस्सा देने की तैयारी अब हो रही है। हिस्सा देने के लिए कानून में संशोधन के लिए मंथन चल रहा है। विरासत के लिए विवाहित और अविवाहित शब्द हटाने की तैयारी की जा रही है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी यहां पर की जा रही है और इसी मद्देनजर ये बड़ा फैसला यहां पर लिया जाएगा, जहां उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। अब तक शादीशुदा बेटियों को पिता की कृषि भूमि में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन इसमें बदलाव की सुगबुगाहट अब सुनने को मिल रही है, लेकिन जल्द ही ये स्थिति बदल सकती है। राजस्व परिषद ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया और इसी महीने इसे शासन को भेजा जाएगा। इसमें धारा 108(2) से अविवाहित शब्द हटाने का सुझाव दिया गया है। जैसे ही ये शब्द हटेगा, बेटियों को उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर जमीन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। यानी शादी होने के बाद भी जो है जमीन का हिस्सा जो है वो पिता की तरफ से बेटी को दिया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव हो सकता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसको लेकर प्रस्ताव जो है वो तैयार कर लिया गया है। ऐसे में इसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, लेकिन अब इसकी सुगबुगाहट जो है सुनाई देने लगी है। प्रस्ताव को लेकर हिस्सा देने के लिए कानून में संशोधन के लिए मंथन इस समय चल रहा है। विरासत के लिए विवाहित और अविवाहित शब्द जो है इसमें कोई भी भेदभाव अब नहीं होगा और अविवाहित शब्द हटाने की तैयारी जो है फिलहाल की जा रही है। राजस्व परिषद की ओर से इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि आगे क्या कुछ इसे अमली जामा पूरी तरीके से पहनाया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं जीएसटी में बदलाव को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि आखिर जीएसटी में अब संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, ये संशोधन किसके लिए हुआ है, इससे गरीबों को क्या फायदा होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 साल बचा है। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के 9 बजट देख चुके हैं और जब जीएसटी लागू हुआ था तो कहा गया कि व्यापार बढ़ेगा, कानून लागू होने से व्यापारी कारोबारी टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। शायद ये पहला कानून है जिसमें इतने संशोधन किए गए हैं। सवाल ऐसे में ये है कि जब से जीएसटी लागू हुआ तब से लेकर अब तक सरकार ने किसे मुनाफा कमाने दिया है, ये कौन लोग थे जो बेवजह मुनाफा कमा रहे थे, ये सवाल उनकी ओर से पूछे गए। क्या कुछ आगे कहा गया है, सुनिए। आपको अब 1 साल के लगभग दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 साल के अंदर या 1 साल का आसपास समय बचा है सरकार के पास। और अब तक अभी हम लोगों ने जो बजट देखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, 9 बजट देख चुके हैं। आखिरी बजट आना है जो अब आ जाएगा आने वाले समय में। दिल्ली की सरकार तीसरी बार चल रही है। हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा, इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। सीतापुर जिले की बिस्वा विधानसभा में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय विशेष रूप से मौजूद रहे। मंच पर पहुंचने पर दोनों नेताओं का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। तो हमारी धरती, हमारे सांसद है, हमारी धरती है और निश्चित तौर से पवित्र भूमि है। हम लोग सीतापुर हमारे सांसद के साथ और पूरे लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस नाते हम लोग। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार से की थी, आज देश के हर राज्यों में ये यात्रा होने जा रही है। प्रदेश स्तर की ये रैली है। इससे पहले हमारे वार्डों में और हमारे जिला स्तर पर ये यात्राओं ने भाग लिया, जहां पर आम जनता के बीच आज देश का बच्चा बच्चा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, वोट छोड़, वो चोर गद्दी छोड़। क्योंकि आज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें किसी प्रकार की उनको किसी प्रकार में नैतिकता नहीं है पद पर रहने का।
आगे बढ़ेंगे। अयोध्या सर्किट हाउस पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि विभाग शराब को प्रमोट नहीं करता और न ही सेवन पर चर्चा करता है। मंत्री ने यह भी कहा कि आबकारी विभाग की जिम्मेदारी बड़ी है और कोई दुर्घटना न हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। रायबरेली में राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमेठी सांसद KL शर्मा ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक पर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। मीडिया से बात करते हुए KL शर्मा ने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं उस पर ही भाजपा कार्य करती है। उन्होंने GST के मुद्दे का उदाहरण देते हुए कहा कि अब सरकार ने उस पर रियायत की बात की है। KL शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में धांधली करके जीत रही है और चुनाव आयोग की मिली भगत भी इसमें है। ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए। नहीं, एजेंडा तो दिशा की मीटिंग में फिक्स ही रहता है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर दिशा की मीटिंग में जो सांसद महोदय रहते हैं वो उन प्रोग्राम की जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। सरकार ने GST पे कुछ चीज़ों पे छूट दी है, कुछ चीज़ों पे GST बढ़ाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, लेकिन मतलब देखो, बढ़ाई है तो राहुल जी कह रहे थे, उसी को राहुल जी ने कहा था ना कि जो मैं कहूँगा वो गवर्नमेंट करेगी, तो 2 साल बाद कर दिया। किसानों का भी उन्होंने कहा था, वो 1.5 साल बाद किया, तो करते तो वही जो राहुल जी चाह रहे। ठीक है, राहुल जी यही तो कह रहे थे कि GST पे आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। तब अब आगे इनको चलो बिहार का इलेक्शन है तो समझ आई, तब भी ठीक ही है। बिहार में राहुल जी की यात्रा हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा। हाँ, तो उनके है ना कुछ क्या कुछ तो है। अब जो इलेक्शन कमीशन की धांधलियाँ हैं, जो बीजेपी धांधली करके जीत रही है, चुनाव को जनमत का जो है वो उनको ना मान के अपने मेलाफाइड प्रैक्टिस से जो जीत रहे हैं उसका पर्दाफाश कर रहे हैं राहुल। आज बिहार के अंदर एक जन जागृति है, हर आदमी देख रहा है कि मेरा वोट कटा कि रहा है। तो ये बहुत बड़ी उन्होंने राहुल जी ने अपने उससे बहुत बड़ा काम किया। आम जनता आज जागरूक हो गई कि मेरा वोट कटा या रहा। आगे बढ़ेंगे। पूर्ण चंद्र ग्रहण के पहले दोपहर 12:30 बजे से सूतक काल शुरू हो गया है। इसके चलते अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि सूतक काल के समाप्त होने के बाद ही दर्शन के लिए द्वार खोले जाएंगे। वाराणसी में चंद्र ग्रहण से पहले दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और गंगा माता की पूजा अर्चना की। आरती के दौरान घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने स्नान कर घाट पर दीपदान किया और चंद्र ग्रहण के पूर्व शुभ संकल्प लेकर अनुष्ठानों में भाग लिया। स्थानीय पुजारियों के नेतृत्व में विधिवत पूजा संपन्न हुई। वाराणसी के भेलूपुर स्थित तेलभानेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिर चंद्र ग्रहण के सूतकाल में बंद रहेंगे। इस दौरान सभी धार्मिक अनुष्ठान स्थगित कर दिए गए हैं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे ग्रहण समाप्त होने के बाद ही दर्शन और पूजा करें। तो सूतकाल लगने के बाद सभी मंदिरों के द्वार जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तिलभानेश्वर मंदिर में भी फिलहाल सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद ही अब जो है मंदिर के द्वार खुलेंगे। ऐसे में पूजा अर्चना का सिलसिला भी इसके बाद ही शुरू होगा। साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण लग चुका है। माफ कीजिएगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण समाप्त होने और शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद ही मंदिर दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। चंद्रग्रहण आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण है। आज चंद्रग्रहण पूर्ण को दिखाई देगा। भारत सहित कई अन्य राज्यों दिखाई देगा। चंद्रग्रहण आज लगभग रात्रि 10 बजे से प्रारंभ होगा। उससे पहले तो कार्य चालू हो जाता है, जिसके चलते मंदिर परिसर में कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं, ना कोई शुभ कार्य किए जाते हैं।
और मंदिर परिसर को बंद कर दिया। मेरी मौजूदगी चंद्रनाथ मठ मंदिर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर परिसर को जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और तैयारियां की गई हैं। चंद्र ग्रहण के बाद मंदिर को जो है साफ सफाई की जाएगी और पूजा पाठ की जाएगी, जिसके चलते चंद्र ग्रहण के बाद मंदिर को पुनः जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप तस्वीर देखते हैं मंदिर परिसर के अंदर कोई व्यक्ति या कोई श्रद्धालु इस समय मौजूद नहीं है। तस्वीरों में कि कोई व्यक्ति या मौजूद श्रद्धालु नहीं था, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो समय होता है वो उस शुभ घड़ी में जो घड़ी होती है उस दौरान कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं। खासकर चंद्र ग्रहण महिलाओं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए बेहद पूर्ण होता है, जिसके चलते उन्हें घर से बाहर निकलना या कोई भी कार्य उन्हें नहीं करना होता है। गाजियाबाद से मैं मोहित गौतम, आर्यन टीवी नेशनल। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कंपनी के पूर्व कर्मचारी अभिनव त्यागी ने 10 करोड़ का फर्जी इनवॉइस बनाकर 1.8 करोड़ का जीएसटी क्लेम किया। साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से मुरादाबाद का रहने वाला बताया गया है और बिसरख में वो रह रहा था। वो कंपनी के अकाउंट सेक्शन में काम करता था और टैक्स फाइलिंग की जानकारी का गलत फायदा उठाता था। तो 1.8 करोड़ का फर्जीवाड़ा यहां पर देखने को मिला है। ऐसे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राइवेट कंपनी में जीएसटी धोखाधड़ी का ये पूरा मामला, जहां पर फर्जी इनवॉइस के जरिए यहां पर क्लेम किया गया और ऐसे में इस युवक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1.8 करोड़ के फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है और पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है इस मामले में। ऐसे में आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे इस दौरान हो सकते हैं, क्योंकि जो डाटा इस आरोपी के पास पहुंचा उसका गलत इस्तेमाल कर ही इसने फर्जी इनवॉइस क्लेम किया, जिसके बाद 1.8 करोड़ का फर्जीवाड़ा जो है उजागर हुआ। ऐसे में पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद एक्शन लेते हुए इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ अभी जारी है और आगे की कार्रवाई भी पूछताछ के आधार पर की जाएगी। यूपी में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बरकरार हैं। बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा कई शहरों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों के बाद अब बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा है। मथुरा वृंदावन में यमुना का जलस्तर बढ़ने से गांव के अलावा शहरों में भी हालात खराब है। मथुरा की सभी 5 तहसीलों में यमुना बाढ़ से प्रभावित है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान यानी कि 166 मीटर से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रहा है। बेकाबू होती यमुना ने रिहायशी इलाके और पर्यटन थाना तक अपनी पहुंच बना ली है। परिक्रमा मार्ग पर यमुना का पानी आने के कारण मार्ग को बंद कर दिया गया है। चंदौली में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से किसान परेशान है। भाजपा नेता राणा सिंह के नेतृत्व में किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात कर सरकार से उचित मुआवजे और विशेष पैकेज की मांग की। मंत्री ने किसानों की समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है। तो सरकार की ओर से आश्वासन यहां पर दिया गया है। ऐसे में मंत्री ने यहां पर जो है मुलाकात की है और मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो भारी बारिश से किसान इस समय परेशान हैं और ऐसे में चंदौली से एक खबर है, जहां पर बढ़ते जलस्तर से लोगों की चिंता बढ़ रही है और राणा सिंह ने प्रतिनिधि बैठक यहां पर की है और ऐसे में तमाम प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहे हैं और भारी बारिश से किस तरीके से किसान परेशान है इस बाबत उन्होंने जानकारी ली है और इसी के साथ साथ आश्वासन भी यहां पर दिया गया है कि किसानों की समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। तो राणा सिंह ने यहाँ पर प्रतिनिधियों की बैठक की है और ऐसे में जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात जो हैं वो बेहद संवेदनशील हैं। कई जगहों पर जो है नदियों और नालों का जलस्तर लगातार बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी भर आया है। तो ऐसे में लोग इस समय भारी संकट में जूझते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल प्रतिनिधिमंडल की जो बैठक हुई है इसमें आश्वासन दिया गया है कि किसानों की शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा
और भारी बारिश के कारण किसानों की दिक्कतें जो हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि खेतों में पानी भर गया है। ऐसे में उनकी फसल जो है वो ख़राब हो रही है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान भी उनको हो रहा है। ऐसे में सरकार से मुआवजे की मांग भी किसान करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। खबर सीतापुर से है, जहां सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। पेट्रोल पंप संचालकों और पुलिस प्रशासन को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ये कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। नियम के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों में हेलमेट पहनाने की आदत विकसित हो और सड़क हादसों की संख्या कम हो। इसी के क्रम में हमारे साथ दोपहिया वाहन चालक भी हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि यह अभियान किस तक का जो नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चलाया गया है, योगी सरकार द्वारा चलाया गया है, ये कहाँ तक का ठीक है? बहुत बढ़िया है और ये हम इसमें योगी जी की प्रशंसा करेंगे कि वो हेलमेट के लिए हम सभी को बाध्य कर रहे हैं, क्योंकि आज अपने भारत में ऐसा होता है कि जब तक किसी पर अगर उस पर प्रतिबंध ना लगाया जाए तो कोई भी नियम का पालन नहीं करता है। तो जागरूक हो रहे हैं। अब जब इस तरह से जब उसको ईंधन ही नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर तो गाड़ी चलाएगा कैसे, और जब गाड़ी चलाएगा नहीं तो उसका काम बंद हो जाएगा। पेट्रोल पंप पे जब आप ईंधन लेने आते हैं हेलमेट लगा होगा तभी मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। हाँ, तो लगभग सारे पंप पर ऐसा ही हो रहा है। कुछ एक पेट्रोल पंप पर हैं जो शहर के किनारे हैं, जिनके यहाँ कम सेल है, तो वहाँ पर भले मिल जाए, लेकिन बाकी शहर के जितने लोकल में है वो सभी यही कह रहे हैं कि आप पहले हेलमेट लेकर के आएँ। अच्छा, हमारे साथ एक और बाइक सवार हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, जो ये अभियान चलाया जा रहा है, जागरूक अभियान है, ये सड़क सुरक्षा को लेकर है, क्या इसका आपका क्या मत है? पहली बात तो यह है कि सरकार जो भी करती है हम जनता के हित में ही करती है, तो जो भी फैसला है अच्छा है। अच्छा जी, देखिए, बहुत ज़रूरी आवश्यक है, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को ध्यान में रखते हुए और आए दिन देखी जा रही है कि कितनी दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और छोटे छोटे बच्चों को घर से चाबी बच्चे निकाल लेते हैं और गाड़ी लेकर फर्राटा भरते हैं और देखना पड़ता है कि रोड के ऊपर लहूलुहान हो जाते हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस विषय को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए, और ये ध्यान देना है कि मोदी जी का आदेश है और जिलाधिकारी जी का आदेश है, तो हम लोगों का अनुशासन में रहना, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन की प्रति गंभीर होना है। यह आदेश स्वागतपूर्ण है। जय हो। कहीं पेट्रोल पंप द्वारा कर्मियों द्वारा हेलमेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, लोगों को पहना दिया जाता है और फिर उसके बाद पेट्रोल डाल दिया जाता है, फिर उतार लिया जाता है। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता को इस विषय पर थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये जीवन रक्षा से जुड़ी हुई बात है। अगर हम थोड़ा लापरवाही करते हैं तो उसका खामियाजा दूसरे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को सजग होना पड़ेगा, तभी कुछ आगे हो सकता है। आदेश पारित होने से कुछ नहीं होता है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो एक नियम लागू किया गया है 1 सितंबर से, नो हेलमेट नो, उसके बारे में क्या आप कह रहे हैं? हेलमेट जरूरी है, सड़क पे चलते हुए चोट लगने का डर रहता है। हेलमेट है तो सिर सुरक्षित रहेगा, इसलिए ये बढ़िया नियम है और सबको इसका पालन करना चाहिए। अच्छा, बगैर हेलमेट क्या पेट्रोल पंप वाले फ्यूल दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, ये जो नियम लागू किया गया है नो हेलमेट नो फ्यूल, उसके बारे में क्या नजरिया? सर बहुत अच्छा नज़रिया है, इससे दोनों लोगों की सेफ्टी रहती है। सर तेल तो मिलेगा ही नहीं, तो कंफर्म हो गया है, और उसके साथ ज़िंदगी की भी बचत है। मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट धोखा हादसा सब होता रहता है, इससे कई लोग हम आम जनजीवन को आराम ही रहेगा इससे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, ये पेट्रोल का पंप कर्मी हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आप ये बताइए, लगातार जो यहाँ पे बाइक सवार आ रहे हैं जी, उनको जो हेलमेट पहन के आता है उनको देते हैं या बगैर हेलमेट? और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।